प्यारे बच्चों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा एवं कार्य अध्याय 7 का आज हम डिस्कशन करेंगे। वेलफेयर स्टेट कंसेप्ट एंड फंक्शन। 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवादी विचारधारा का बोलबाला, जिसके अनुसार राज्य के कार्य बहुत सीमित थे और राज्य के कार्य केवल पुलिस कार्य तक ही सीमित रहे। इसका परिणाम ये हुआ कि आर्थिक क्षेत्र की अव्यवस्था फैल गई, क्योंकि पूंजीवादी पूंजीपति बन गए और गरीब गरीब होते रहे। अमीरी और गरीबी की ये खाई बढ़ती गई। 1917 में रूसी की क्रांति के बाद साम्यवादी विचारधारा के कारण एक पूंजीवादी व्यवस्था के बराबर खड़ी हुई और जिसकी वजह से कल्याणकारी राज्य की विचारधारा आई। कल्याणकारी राज्य की विचारधारा के उदय के कारण क्या थे? एक तो व्यक्तिवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रतिक्रिया, क्योंकि व्यक्ति का बोलबाला था और व्यक्ति को ही महत्व दिया जाता था और कल्याण की बातें कम की जाती थी। 18वीं और 19वीं शताब्दी के व्यक्तिवादी विचारधारा के व्यवहारिक रूप से अपनाने से राज्य के कार्य सीमित हो गए थे। साम्यवादी का उदय और व्यवहारिक स्वरूप भी दूसरा कारण था। और इसी तरीके से समाजवादी का विकास, क्योंकि कार्ल मार्क्स के विचारों से प्रभावित होकर समाजवादी विचारधारा का विकास हुआ और अंतर्राष्ट्रीयवाद का विकास। अंतर्राष्ट्रीयवाद का विकास, जिसमें 1914 से 18, दूसरा विश्व युद्ध 1939 से 45, जिसके कारण लाखों लोगों के मारे जाने और अरबों रुपए की संपत्ति का नाश हुआ, और बचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में की गई। यही नहीं कि ये मानवता की भलाई के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसमें राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विचारधारा में विश्वास रखते हों उनके कार्य क्षेत्र में कल्याणकारी राज्य के दृष्टिकोण के रूप में अनुरूप बना रहे। इसमें कई परिभाषाएं आती है। डॉक्टर अब्राहम लिंकन का अगर जिक्र करें तो वह समाजवाद, जहां राज्य की शक्ति का प्रयोग निश्चयपूर्वक साधारण आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार से बदलने के लिए किया जाता है कि संपत्ति का अधिक से अधिक वितरण हो, डिसेंट्रलाइजेशन हो, लोक कल्याणकारी राज्य कहलाता है। शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होती है तो वहाँ केंद्रीयकरण होता है, और जहाँ डिसेंट्रलाइजेशन जिसमें अधिक से वितरण हो संपत्ति का, तो वहाँ कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सकती है। इसमें डॉक्टर गार्नर कहते हैं, राज्य का परम कर्तव्य है कि वह देखे कि सामाजिक आर्थिक दशाएं जिसमें एक व्यक्ति को रहना पड़ता है, ऐसे ही वे अपनी प्रकृति, पद्धति, योग्यता का पूर्ण विकास कर सके और अपने अस्तित्व को सार्थकता सिद्ध कर सके। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के अनुसार सबके लिए समान अवसर प्रदान करना, अमीर तथा गरीबों के मध्य भेदभाव को मिटाना, रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना। एक व्यक्ति का खान पान, रहन सहन, उसके स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य किया जाता है और अमीरी और गरीबी की खाई को कम किया जाता है, उसे ही हम कल्याणकारी राज्य कहते हैं। कल्याणकारी राज्य के कार्य कौन कौन से होने चाहिए, जिसमें हम पहला, जैसे मजदूरों की भलाई के लिए कानून। कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है कि देश में मजदूर वर्ग की दशा को सुधारने की पूरी कोशिश करे। उसके वेतन, भत्ते, काम, घंटे, स्वास्थ्य, शिक्षा, योग्य होने की पोजीशन में बीमा, मुसीबत से सुरक्षा आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। मजदूरों को ठीक प्रकार से अपना जीवन निर्वाह कर सके, वहाँ से अपने बच्चों की उचित शिक्षा दे सके, ऐसी व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। यातायात और आवागमन की व्यवस्था करना। कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है कि सड़क, रेल, वायु यान, रेडियो आदि की व्यवस्था राज्य द्वारा ही की जानी चाहिए, ताकि लोगों को राजनीतिक चेतना मिल सके। तीसरा, इसमें हम कह सकते हैं कि शिक्षा, जो बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है, कि नागरिकों में राजनीतिक चेतना का विकास तभी संभव है जब वो शिक्षित होंगे और शिक्षा संबंधी सुविधाएं दी जाएगी। शिक्षा और निश्चित और निःशुल्क हो, अनिवार्य होनी चाहिए। और इसमें भारत जैसे विकासशील देशों के गांव की अगर पोजीशन देखी जाए तो बालकों को शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा मध्यम वर्ग मातृभाषा में होनी चाहिए, जिसमें हमारे 3 भाषीय
सिस्टम राज्यों के अंदर किया गया है। नागरिकों को साक्षर बनाया जाए और उन्हें जीवन निर्वाह करने के साधनों में शिक्षा दी जानी चाहिए, और शिक्षा भी ऐसी हो जिसमें उसके जीवन में व्यावसायिक शिक्षा के साथ साथ नागरिक शिक्षा भी प्रदान की जानी चाहिए। विद्यार्थियों को देशभक्ति की भावना बढ़े। स्वास्थ्य रक्षा कल्याणकारी राज्य का एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी है कि नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए उचित प्रबंध करें। राज्य में सफाई, रोगों का इलाज करने, रोगों की रोकथाम करने उचित व्यवस्था होनी चाहिए। राज्य में सफाई के लिए नालियों आदि का प्रबंध और कूड़े और गंदगी के ढेर साफ करने और प्रबंध किया जाए। गंदे क्षेत्रों में कीटाणु पैदा होते हैं, जैसे वहाँ समाप्त किया जाना चाहिए। बीमारी का इलाज किया जाए और इसलिए अधिक बीमारियां ना फैले। नागरिकों को इस बारे में उचित ज्ञान प्रदान किया जाए। महात्मा गांधी ने प्रयास किया था टॉयलेट की सफाई जैसी व्यवस्था के लिए, और वर्तमान में प्रधानमंत्री हमारे देश के जिन्होंने भी स्वास्थ्य के बारे में एक बीड़ा उठाया कि सभी व्यक्ति अपना कर्तव्य भी निभाए। इसलिए हम कह सकते हैं कि उचित व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें पशु के नस्ल सुधार की व्यवस्था, पशु चिकित्सालयों आदि का प्रबंध करना चाहिए। बाजारों में ऐसी खाद्य सामग्री न बेची जाए जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है कि वह राज्य में रहने वाले सभी नागरिकों का आर्थिक विकास करना चाहिए। उसका अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो काम करने योग्य है उसे काम मिलना चाहिए। काम कराने का अधिकार, राइट टू वर्क, प्रत्येक नागरिक को मिलना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब खेत, उद्योग और व्यापार के विकास के लिए उचित प्रबंध किए जाएं। ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे खेती के अच्छे साधन जैसे बीज, सिंचाई, खाद की व्यवस्था आदि की साथ ही तकनीकी साधनों और उनको शिक्षा का उचित प्रबंध किया जाए। खेती के लिए प्रोग्राम चलाए जाने चाहिए। पशुओं के विकास के लिए समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण लोगों की आर्थिक उन्नति के लिए कुटीर उद्योग धंधों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, क्योंकि खाद्य भंडार और कुटीर उद्योग की व्यवस्था तभी संभव है जब व्यवस्था ठीक हो। तो इस तरीके से हम उद्योगों और व्यापारों का विकास राष्ट्रीय हित में होना चाहिए। वर्तमान में जब अगर भारत सरकार का देखा जाए तो उसमें जो 3 काले कानून की खेती जो मजदूर किसान है वो कहते हैं, लेकिन सरकार कहती है कि ये कानून राष्ट्र के हित में है। तो उस पर भी विचार होना चाहिए और केवल उद्योगों का इस प्रकार चलाया जाए जिसे किसी प्रकार का शोषण ना हो, कृषि और उद्योगों में संतुलन बना रहे। और इसके साथ साथ राज्य का भी कर्तव्य है कि वह वन और अन्य प्राकृतिक साधनों की सुरक्षा भी करे। कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य यह भी है कि वह व्यक्ति के नैतिक विकास करे। आर्थिक विकास हो बल्कि उनका नैतिक विकास भी होना चाहिए। कार्य शिक्षा से के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। एक उचित वातावरण की व्यवस्था करनी चाहिए। वातावरण तभी हो सकता है जहाँ पर गांव में पुस्तकालय हो, आकाशवाणी से नैतिकता के संबंधी भाषण हो और चरित्र निर्माण करने वाले चलचित्र हो, साहित्य कार्यक्रम आदि का प्रबंध होना चाहिए। समाज सुधार के कार्य भी राज्य के द्वारा किए जाने चाहिए। समाज में बड़ी कुरीतियाँ हैं, जैसे दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, छुआछूत है, जाति प्रथा की संकीर्ण भावना है और धार्मिक अंधविश्वास आदि को समाप्त करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि धार्मिक जो मार्क्स ने कहा कि एक अफीम का काम करती है, क्योंकि धर्म में बड़ी कुरीतियाँ भी है जहाँ पाखंड ज़्यादा है और सच्चाई कम दिखाई जाती है। तो इसलिए धार्मिक जो अंधविश्वास है, जहाँ बलि देने की बात हो, कई बार की कुप्रथाएं भी स्टार्ट हो रही है, धार्मिक रूप से जो आडंबर है उनसे ऊपर उठने का राज्य का कार्य होता है। स्त्री समाज के विकास के लिए विशेष कार्य करना चाहिए, क्योंकि अगर महिला का विकास होगा तो देश का सुधार होने का हो सकता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि परिवार नियोजन, गरीबी और बेरोजगारी भी है, वहाँ पर परिवार नियोजन और कल्याणकारी राज्य के कामों में शामिल किया जाता है। देश की बढ़ती जनसंख्या प्रभाव से लोगों की आर्थिक व्यवस्था पर पड़ता है, इसलिए परिवार नियोजन होना चाहिए। पहले कहते थे कि दो हमारे, अब कहते 2 और 1 हमारा, तो इसलिए 3 पर होगा
तब हम देश की अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। सार्वजनिक सुविधाएं जिसमें नागरिकों के जीवन को सुख में बनाने के लिए आवश्यक है, जिस चीज़ों को सुलभ कराने के लिए सड़कें, डाक तार व्यवस्था स्थापित करें, रेल इत्यादि चलाने का कार्य भी किया जाए। बिजली पानी की व्यवस्था, टेलीफोन, रेडियो और टेलीविज़न पर प्रसारण कार्य राज्य के द्वारा ही किया जा सकता है। कृषि की उन्नति और विकास से ही राज्य का खाद्य सामग्री को हल कर सकता है। जिस राज्य में अनाज की कमी होती है उसे दूसरे राज्य की दया निर्भर करता है। इसलिए प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि अपने किसानों को अच्छे बीज, खाद, ट्रैक्टर आदि साधनों की प्राप्त करने की सहायता प्रदान करे। और जो भी कानून में किसानों के हित की बात है, वो जैसे भारत सरकार ने जो कृषि संबंधी कानून बनाए हैं उसमें बड़ा संशोधन करने की आवश्यकता है। आमोद प्रमोद और इंटरटेनमेंट की व्यवस्था करना राज्य का कर्तव्य है। इसके बिना जीवन निरस मृत्यु के समान है। आधुनिक जीवन में जितना जटिल और गंभीर है, तनावपूर्ण है, यदि उसकी आमोद प्रमोद इंटरटेनमेंट की व्यवस्था हो जाए तो उसका बोझ कम बन सकता है। सामान्यतः मनुष्य स्वयं अपने साथियों और संस्थाओं की सहायता से इसकी व्यवस्था की जाती है। प्राचीन काल में तो व्यक्ति इकट्ठे रात को बैठते थे, लेकिन वर्तमान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए विशाल पैमाने पर इन साधनों को जुटाना राज्य का कर्तव्य है। नदी, झील, सागर के किनारों को विकसित करना, झरने, पहाड़, पर्वतों के समीप मनोरम स्थल स्थापित करना, खेल कूद के मैदान बनाना, इसके लिए सुविधा प्रदान करना, साहित्य, संस्कृति और कला के विकास में सहायता देना राज्य की प्रतिभा का दर्पण माना जाता है और आदर्शों और मूल्यों की प्रतिध्वनि है। सामान्यतः राज्य की इन क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य को नियंत्रण में कैसे हो। प्राचीन भारतीय दार्शनिक कौटिल्य ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में एक राज्य के दूसरे राज्य के साथ संबंध कैसे स्थापित हो उनका विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। कोई भी राज्य नदी का द्वीप नहीं है। वह अपने आप में चाहे एक पूर्ण इकाई आवश्यक हो, किंतु वह राज्य का समूह का उल्लेखनीय है। तो इसलिए कल्याणकारी राज्य के लिए राज्यों के साथ संबंध क्या हो, इसका कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य है कि अच्छे संबंध हो, जिसमें वर्तमान में कूटनीतिज्ञ, राजदूत जो भी स्थापित किए जाते हैं। इसलिए राज्य का यही स्तर अच्छी तरह संभव बना सकता है। पर्यावरण की सुरक्षा, औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण की सुरक्षा एक गंभीर समस्या बनी हुई है और इस समस्या से रसायनों के प्रयोग से पर्यावरण बहुत ही दूषित होता जा रहा है और इसके कारण आधुनिक राज्य को निषेधाधिकार और पुलिस राज्य नहीं, उसे मनुष्य के समुचित विकास और उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। कल्याणकारी राज्य का कर्तव्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सहायक हो। आधुनिक युग में राज्य एक विकास, सामाजिक सुरक्षा संबंधी कार्यों को नहीं करता। पर्यावरण में अगर देखा जाए तो बिश्नोई कम्युनिटी के द्वारा 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वृक्षों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, जिसे खिजड़ी बलिदान कहा जाता है। ये विश्व में एक ऐतिहासिक माना जाता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में अपने पौधों का प्रबंध राज्य के द्वारा जागरूक करके हर जन्मदिन पर एक पेड़ लगाना चाहिए। जीवन स्तर के ऊंचा उठाने के लिए कल्याणकारी राज्य का भी कर्तव्य है कि गारंटी दी जानी चाहिए कि हर व्यक्ति का 24 कैलोरी और उसका खान पान, रहन सहन, सामाजिक व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य की सामान्य सुविधा अवश्य प्राप्त हो। प्राकृतिक साधनों का भी विकास किया जाना चाहिए। राज्यों को जंगल की रक्षा, विकास व नदी पानी में लाभ उठाने की, खनिज पदार्थों की खोज और जंगली जानवरों की रक्षा और पूरा ध्यान करना चाहिए। आंतरिक और बाह्य वातावरण राज्य को ही के द्वारा किया जा सकता है, तभी कल्याणकारी राज्य कहा जा सकता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मानव समाज के लिए बहुत अधिक उपयोगी है, वहीं पर भी इसकी आलोचना का भी वर्णन देखने को मिलता है, क्योंकि ये अस्पष्ट अवधारणा है और बहुत ही खर्चीली है और पूंजीपति इनका विरोध करते हैं। नौकरशाही को अनुचित इसका महत्व, जिसमें हम कहते हैं कि इस व्यवस्था के कार्य क्षेत्र का दायरा बहुत अधिक बढ़ जाने से नौकरशाही का प्रभाव और अधिक महत्व अनावश्यक रूप से बढ़ जाता है। नागरिक की स्वतंत्रता में कमी आती है,
योग्य व्यक्तियों का साथ अन्याय होता है, अयोग्य उसका लाभ उठाते हैं। राज्य का जो उत्पादन कम होने की संभावना होती है और नियोजित व्यवस्था में सफल होने में संदेह होता है। तानाशाही शासन का भय बना रहता है। कल्याणकारी राज्य में हम इन सब बातों से हमें इनकी आलोचना होने के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि कल्याणकारी राज्य बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है, क्योंकि इसमें अमीरी गरीबी की खाई को कम किया जा सकता है और इस तरीके से हम इसके उपयोगी ही अधिक मानेंगे, आलोचना कम करेंगे। प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि नई वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आए और उसका लाभ उठा सके। जय हिंद, जय भारत।